हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसफुल पाठ्यक्रम। मैं आज आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगी। और आइए हम शुरू करते हैं। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस मैं आपको पूरा हिंदी में समझाऊंगी, एक एक वर्ड पूरी बुक हिंदी में समझाऊंगी। और मैं आपको ऐसा समझा दूंगी, आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स से पास होंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप पूरा एक एक वर्ड अच्छे से सुनेंगे। और मैं आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बता दूंगी कि कौन से एग्जाम से पूछे जाते हैं और कौन से एग्जाम्स में आते हैं। आइए पहले हम शुरू करते हैं फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। ये पहले जो दे रखा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये सारा ये आप एक बार पढ़ लेना। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। इसमें सारा बताया हुआ है बिजनेस के बारे में, सारा लिखा हुआ है। ये जो ऊपर है बॉक्स में बना हुआ, ये आप पढ़ लेना, ये कोई इतना खास नहीं है। मैं इंट्रोडक्शन आज आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा देती हूँ। इसमें आपको कवर हो जाएगा पूरा चैप्टर, थोड़ा थोड़ा सा, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बस एक बार रिवाइज सा करा देती हूँ मैं आपको सारा हिंदी हिंदी बता रही हूँ, इंग्लिश आप देख लेना। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। सभी मनुष्य को, चाहे वे कहीं भी रहते हों, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की गुड्स और सर्विसेज की जरूरत पड़ती है उन्हें। यदि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्पादों और सेवाओं की आवश्यकता होती है। मतलब अलग अलग गुड्स और सर्विसेज की हमें आवश्यकता पड़ती ही रहती है। वे इन्हें कैसे खरीदते हैं? वे बाजार जाते हैं और फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेते हैं। वहाँ उन्हें अनेक दुकानों और विक्रेताओं मिलते हैं जो वस्तुएं, आवश्यकता इम्पोर्टेंट आइटम थिंग्स उपलब्ध कराते हैं। ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार सबसे उपयुक्त वस्तु या सेवा का चयन करता है। वो चुनता है उसके लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उसके लिए सस्ता है, क्या महंगा है। वो मतलब अपने पैसों के हिसाब से वो चूज करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये वस्तुएं और सेवाएं बाजार में कैसे उपलब्ध होती है? वस्तुएं और सेवाओं की आपूर्ति विभिन्न लोगों द्वारा की जाती है जो अलग अलग आर्थिक गतिविधियों जैसे प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज में लगे होते हैं, ताकि ग्राहकों की, कस्टमर की आवश्यकताएं और इच्छाएं पूरी हो सके। आपको कोई भी बीच में कुछ भी समझ ना आए, आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपका बाद में पूरा बता दूंगी, कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी या अलग वीडियो बना दूंगी, जो भी आपको दिक्कत हो। ओके, आगे। बिजनेस एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है जो लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा बिक्री से संबंधित होती है। व्यवसाय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यद्यपि हमारे जीवन पर विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, राजनीतिक दल और धार्मिक संस्थाएं भी प्रभाव डालती हैं, फिर भी व्यवसाय का हमारे दैनिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए इसलिए बिजनेस की अवधारणा, प्रकृति और उद्देश्य को समझना आवश्यकता है। बिजनेस की शुरुआत प्रोडक्शन से होती है। ये जो दे रखा है ना, ये डायग्राम, ये मैं बता रही हूँ अभी आपको। बिजनेस की शुरुआत प्रोडक्शन से होती है और अंत कंजप्शन पर होता है। तैयार वस्तुओं को तैयार वस्तुओं को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। वस्तुओं के प्रोडक्शन का कार्य इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, जबकि शेष गतिविधियां कॉमर्स के अंतर्गत आती है। अब हम आगे देखते हैं।
ये रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, यहाँ पे आ गई हूँ मैं। बिजनेस जिसमें ट्रेड और कॉमर्स शामिल है, प्राचीन काल में ही अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हमारा देश भारत प्राचीन समय में अत्यंत समृद्ध था और उसकी समृद्धि एवं आर्थिक उन्नति में व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि प्राचीन काल में व्यापारिक गतिविधियां अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। उस समय व्यापार जल रूट और लैंड रूट दोनों के माध्यम से किया जाता था। वैसे तो वाटर रूट के माध्यम से ज्यादा होता था, क्योंकि बोट वगैरह ज्यादा चलती थी। अ, और बार्टर सिस्टम भी आपको पता ही होगा, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, गुड्स के बदले गुड्स लेना। मेरा जूतों का बिजनेस है, आपका गेहूं का बिजनेस है, तो आप मुझे गेहूं दे दीजिए 1 किलो, मैं आपको एक जूते की जोड़ी दे दूंगी। ये बार्टर सिस्टम होता था। जिसे जो चाहिए वो ले जाओ और मुझे जो चाहिए मुझे वो दे दो, एक्सचेंज कर लेते थे। चलो आगे देखते हैं। जो ये दिया हुआ है ना आपको, ये टेबल से, ये लोग आप लोग खुद पढ़ लेना। ये टेबल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं आएगा, आपने पढ़नी है पढ़ लेना। ये कुछ इतनी जरूरी नहीं है और ना मैं ये आपको बता रही हूँ। चलो आगे देखते हैं। सिल्क रूट और मैरीटाइम ट्रेड वस्तुओं और अन्य सामान के परिवहन एवं व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन मार्गों के माध्यम से विभिन्न देशों विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, जिससे व्यापार का विस्तार हुआ और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। समझ आ रहा है ना बच्चों? इन वस्तुओं का व्यापार देश के भीतर तथा विदेशों में भी किया जाता था, जिससे अतिरिक्त सल्फरस इनकम सल्फरस इनकम जनरेट होती थी। परिणाम स्वरूप लोग कृषि, पशुपालन, कपड़ा बुनाई, वस्त्रों की रंगाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु के बर्तन एवं हस्तशिल्प तैयार करना, मूर्तिकला, कुटीर उद्योग तथा राजमिस्त्री जैसे अनेक आर्थिक कार्यों में लगे हुए थे। निर्माण कार्य के लिए परिवार आधारित कार्यशालाओं एवं कारखाने कहा जाता था। उस समय के आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। व्यापार से प्राप्त धन का पुनः निवेश इन्वेस्टमेंट किया जाता था। इसे इंडिजीनस बैंकिंग सिस्टम, समझ रहे हो ना, स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ, जो व्यापारिक गतिविधियों के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराती थी। इसका एक उदाहरण है हुंडी तथा चिट्ठी एन चिट्ठी है, जिसका उपयोग विशेष रूप से दक्षिण भारत में किया जाता था। ये ऐसे दस्तावेज थे जिनके माध्यम से व्यापार के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सुरक्षित रूप से धन का हस्तांतरण किया जाता था। एक्सचेंज के एक माध्यम के रूप में इसमें एक अनुबंध शामिल होता था, जिसकी मुख्य वस्तुएं थी। बच्चा थोड़ा सा वेट, सॉरी, मेरा बेटा रोने लगा है, 1 मिनट। बाबू क्या हुआ? 1 मिनट बच्चों, सॉरी सॉरी। हाँ जी, सॉरी बच्चों, सॉरी।
एक्सचेंज के साधन के रूप में इसमें एक अनुबंध शामिल होता है जिसके मुख्य विशेषताएं थी। यह बिना किसी शर्त के धन के भुगतान का वचन या आदेश देता था। इसके दूसरा, इसे वैलिड नेगोशिएशन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संसारित किया जा सकता था। अब मैं आपको इंटेंजिबल बताऊंगी, इंटेंजिबल वस्तु के बारे में। टेंजिबल मैंने आपको बता दिया है। ये इंग्लिश वाला पार्ट आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको बस हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। इंटेंजिबल धन विनिमय की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस समय लंबी दूरी की यात्रा स्थल मार्ग या समुद्री मार्ग से की जाती थी, जिसमें चोरी और डकैती का खतरा रहता था। इसलिए नगद धन साथ ले जाने के बजाय सुरक्षित दस्तावेजों का उपयोग आवश्यक हो गया। हुंडी, जिसका शाब्दिक अर्थ टू कलेक्ट है, स्थानीय भाषा में लिखी जाती थी। ये व्यापारियों के बीच धन के सुरक्षित हस्तांतरण का माध्यम थी और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। समय के साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन का था और लोन्स एंड एडवांसेस की सुविधा उपलब्ध होने लगी, जिससे व्यापारिक और वाणिज्यिक मतलब बिजनेस और सर्विसेज हुई गतिविधियों का और अधिक विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप को अनुकूल व्यापार संतुलन का लाभ प्राप्त था, जहां निर्यात आयात से कहीं अधिक था। इस कारण देश में अविशेष धन की प्राप्ति हुई और स्वदेशी बैंकिंग व्यवस्था ने निर्माताओं, व्यापारियों तथा वणिकों को विस्तार और विकास के लिए अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई। आगे चलकर व्यापार एवं वाणिज्य को वित्त उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक और औद्योगिक बैंक विकसित हुए तथा कृषि बैंकों ने किसानों को आपातकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए। प्राचीन काल में आयात निर्यात के लिए अनेक प्रमुख व्यापारिक केंद्र विकसित हुए, जिसमें पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मिथिला, मटूरे, सूरत, उज्जैन और कांची प्रमुख थे। प्रमुख निर्यात वस्तुओं में मसाले, गेहूं, चीनी, नील, अफीम, तिल का तेल, कपास, गाजर, जीवित पशु तथा पशु उत्पाद शामिल थे। प्रमुख आयात वस्तुओं में घोड़े, पशु उत्पाद, चीनी, रेशम, लिनन, शराब, सोना, चांदी और तांबा शामिल थे। उस समय विभिन्न प्रकार के नगर थे। बंदरगाह नगर, विनिर्माण नगर, व्यापारिक नगर, धार्मिक केंद्र और तीर्थ नगर। इसका अस्तित्व व्यापारी समुदायों और पेशेवर वर्गों की समृद्धि समृद्धि का संकेत था। व्यापारिक गतिविधि व्यापारिक गतिविधियों के कारण परिवहन, बैंकिंग, वित्त और संचार जैसी व्यापार सहायक सेवाओं का विकास हुआ, जिससे बिजनेस की संभावनाएं और बढ़ी। भारतीय व्यापारियों और अन्य व्यापारी समुदायों के सक्रिय योगदान के कारण अनेक यात्रियों जैसे मैकटर्निज, सैक्सन, तो नाम थोड़े हार्ड है, आप खुद पढ़ लेना। ये मैं नीचे पहुंच गई हूँ, ये मैं यहाँ पे रहूं पेज नंबर 6 पे। ये आप थोड़ा खुद पढ़ लेना, नाम थोड़े हार्ड है। आगे बता देती हूँ मैं आपको। ये टेबल है जो चार्ट का है, ये मैं बता देती हूँ। बॉक्स वाला आप पढ़ लेना खुद, बस मैं चार्ट समझा देती हूँ। 7वीं शताब्दी
ईसी के बीच भारत को प्राचीन और मध्यकालीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता था। उस समय विश्व की लगभग एक तिहाई से एक चौथाई संपत्ति भारत के पास थी। पहला 1 एडी 32% विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रीय योगदान 1000 एडी 32% सबसे बड़ा क्षेत्रीय योगदान 1500 एडी 24.36% दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा 1600 एडी 24.41% 1700 एडी 24.46% 1750 एडी विश्व के औद्योगिक उत्पादन का 25%, 1850 एडी 5 से 10%, 1870 एडी 9.2% ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत विश्व आया। 1900 एडी में 5.4% ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आया। 1952 एडी विश्व आय का 3.8%, 1973 एडी 3.1%, 1991 एडी आर्थिक उदारीकरण। ठीक है बच्चों, ब्रिटिश साम्राज्य में भारत में स्थापित होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीन प्रांतों से प्राप्त राजस्व का उपयोग भारतीय कच्चे तेल, मसालों और अन्य वस्तुओं की खरीद के लिए किया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बदल गई। भारत तैयार माल का निर्यात व निर्यात न रहकर कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित वस्तुओं का आयातक बन गया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और आत्मनिर्भर तथा समाजवादी स्वरूप की अर्थव्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से नियोजित विकास को अपनाया। इसके लिए केंद्रीय आर्थिक योजना तथा आधारभूत और प्रमुख उद्योगों में सार्वजनिक निवेश पर विशेष बल दिया। आधुनिक उद्योगों, आधुनिक प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक संस्थानों, अंतरिक्ष तथा परमाणु कार्यक्रमों की स्थापना को विशेष महत्व दिया गया। लेकिन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था से एकीकरण के लिए स्थिरीकरण, पुनर्गठन और वैश्वीकरण की शास्त्रीय रणनीति अपनाई गई। 1991 के बाद सरकार ने आर्थिक सुधारों के अनेक पैकेज लागू किए। राजकोषिक नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना, विदेशी मुद्रा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई से संबंधित महत्वपूर्ण सुधार किए गए। आज भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी विश्व की, वर्ल्ड की सबसे तेज से बढ़ती इकोनॉमी में से एक है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का प्रमुख कर्तव्य बन चुकी है। बढ़ती इनकम, सेविंग्स, निवेश के अवसर, घरेलू उपभोग में वृद्धि तथा युवा जनसंख्या आने वाले दशकों में आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी। सरकार की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे पहले निर्यात आयात को बढ़ावा देगी यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देगी। मेन तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी और इंपोर्ट कम करेगी और व्यापार संतुलन स्थापित करने में सहायक होगी। समझ रहे हो ना बच्चों, सरकार ने लागू किया ना मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, यानी हम अपने इंडिया के, समझ रहे हो ना बच्चों, हम ये मेक इन इंडिया जो बीजेपी सरकार ने किया है, मैं इसमें किसी पार्टी का वो नहीं करना चाह रही। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया में ये है कि
हमारी जो लेबर है, हमारे जो इंजीनियर है, हमारे जो डॉक्टर है, वो बाहर ना जाके इंडिया में ही कुछ करे ताकि हमारा इंडिया आगे बढ़े। डॉक्टर क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं, बाहर काम करते हैं पैसों के लालच में। ठीक है, बाहर पैसे ज्यादा मिलते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये मैं समझ रही हूँ। लेकिन फिर भी मेक इन इंडिया, स्किल इन इंडिया बहुत अच्छी चीज है। बाकी तो लोग, जिसने बाहर जाना है वो जाते रहेगा, जिसने यहाँ रहना है वो रहते रहेगा। ठीक है ना। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट और बिजनेस के ऊपर ऊपर तक का सारा समझा दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको वीडियो जल्द से जल्द रोज की रोज मिलती रहे। मैं पूरा आपका बिजनेस स्टडी कवर करा दूंगी। इसके बाद मैं 12th का शुरू करूंगी। अभी मैं 12th को नहीं लेके चल सकती साथ में, मेरे पे इतना टाइम नहीं होता। बाकी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर। बाय बाय।